कुछ लड़के ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़के ने उस लड़की के जिस्म को अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उसका छोटा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे में आता है तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने को मजबूर कर देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। या यूँ कहें तो कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें जब इंसान को हो जाए, उस ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में सफ़र पर निकल जाता है और वो गलत फंस जाता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रात को 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने हवस का शिकार बना रहा था। दर्द अपनी इंतहा पर था। यह सब कुछ वो अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़के ने ऐसा हाल कर दिया कि सारा तन जख्मी हो गया। सोचकर भी कांप रही थी कि और 3 लड़के उसके साथ अपनी हवस पूरी करने वाले हैं। और लड़की को पता था जो अपनी पूरी खुशी से उन लड़कों को वक्त देना है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब एक भारी कीमत के एवज कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि अपनी मर्जी से गई थी। जिम्मेदारियां और घर वालों की ख्वाहिशें उसको गलत रास्ते पे ले आई थी, जहां एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली। आम हालात में किसी लड़की के लिए भी ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस जगह वह खड़ी थी वहां यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। पहली दफ़ा था जब उस लड़की को किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। उसने गहरी सांस बाहर निकाली और थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है उसके पास और भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू बह निकले और वह फौरन ही दूसरे लड़की के पास चला आया और उसने आंसुओं को नज़रअंदाज करता रहा और अपनी शिद्दतें उस लड़की पर बिखेरने लगा। लड़की के तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो चुकी थी। लड़की बार बार उन लड़कों को अपने तन से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़के उतना ही लड़की पे हावी हो रहा था। जैसे ही उसे इस खेल में मजा आ रहा था, जैसे और भी ज़्यादा जोश में करीब आता, इसलिए लड़की भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते अपने दांतों के निशान लड़की के गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह उसके साथ दोबारा जरूर वक्त गुजारने आएगा। लड़के के जाने के बाद लड़की ने एक निगाह अपने तन पर डाली तो कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। उन लोगों को
उस लड़की पर जरा सी भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले एक रात के लिए खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और ये रात लड़की के लिए जिंदगी की काली घनी रात बन गई थी। हाल ऐसा था कि कुछ होश ही नहीं रहा था। लड़की खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से आंखें बंद होने लगी थी, और तभी उन लड़कों ने बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। लड़की में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ, लड़की के बिस्तर के करीब आया तो उसे देखकर उसकी चीखें निकल गए। उसके चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका नाम मधु है और उसकी उम्र 22 साल की थी। ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों के लिए सड़कों की धूल समेट रहे हैं। बात का सही तरीके से अंदाज उस वक्त हुआ जब नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती थी, और जो अपने बारी के इंतजार में थे। किसी को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि पिताजी के स्वर्गवास ने उसकी कमर तोड़ दी थी। पिताजी घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे, और 3 बहनें बिना ब्याही घर में मौजूद थी। बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय उसी के कंधों पे आ गई थी। लड़की घर से बाहर निकली तो उसके होश ठिकाने आ गए। लड़की बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि पिताजी कितने जतन करके सब बहनों के लिए रोटी कमाते थे। वे हमेशा ही पिता से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं। इस नाराजगी से पिता का चेहरा हमेशा उतर जाता था, और वो बड़ी मोहब्बत से पिताजी अपने बेटी मधु को पुकार कर कहते थे, बेटा मधु, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मधु को वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आ रहा था, और फिर पिता नींद में ही ईश्वर के प्यारे हो गए। मधु को सुबह यह बात पता चली, जो उसके बीच पिता नहीं रहे, तब इस बात का एहसास हुआ कि पिता उनके लिए कितने अहम थे। जब तक वह सबके लिए मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसे बुनियादी ज़रूरतों से कभी वंचित नहीं थे। पिता के निधन के कुछ दिन बाद तक वो आस पड़ोस वालों और खानदान वालों ने कुछ मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। और आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मधु को नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और उसे समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले से खड़े होते थे। फिर मधु ने स्कूलों का रुख किया तो यह देखकर हालात खराब हो गए कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिजली बिल चूक पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले उससे तजुर्बा पूछते, और वहाँ पे लड़की का मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली, तो एक दोस्त के भाई के जरिए उसे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पैंट कोट लड़की को हवाले कर दिया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था।
और उसे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो उसे पूरा करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की बेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में हो। लड़की यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी और अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि उसे यह नौकरी करनी है नहीं, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पिता की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना उसके लिए बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान को कुछ भी करवा सकती है, और वहाँ से वापस घर आई तो माँ दरवाजे पर ही परेशान से खड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगा और उसने माँ से कहा, वह दरवाजे तक क्यों चली आई? माँ रोते हुए कहीं, ये बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर लड़की का दिल धक से बैठ जाता है। गर्मी जोरों पर थी, ऐसे में बगैर बिजली का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए बिजली वाले बिजली काट दी। माँ के आंसू ने उसके फैसलों को बहुत ही आसान कर दिया, और उसने माँ के गले लगाया और उन्हें बताया कि उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, कल से ही नौकरी पर जाना है। माँ ने सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम ही अपनी दोनों बहनों की शादियाँ करोगी। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी और वे सोच रही थी कि यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन उससे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि कहाँ मिली है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती थी। उसने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था। यह बात बड़ी मुश्किल से माँ को बताती है। नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत से मधु की तरफ देखने लगती है, और यह कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। उसने झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। पैसे की ज़्यादा जरूरत थी, तो इसलिए माँ ने और ज़्यादा सवाल करने के बजाय उसे तरक्की की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, दुआएं दी, और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गए। उसे क्या खबर थी कि यहाँ से उसकी किस्मत कहाँ ले जाने वाली है, और उसने अपना यूनिफॉर्म पिज़्ज़ा हाउस में आकर बदल लेती है। मैनेजर ने पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसके पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से उसकी मेकअप की, और वह बड़ी तेजी से उसके चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। और उसके बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गए। उसे मालूम था कि खूबसूरत हूँ और उसका रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद पूरी तरह से निखर गई थी। उसने खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी, यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। यह जान गई थी कि यह नौकरी उसे काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन था, उसके लिए बहुत ही भारी था, और 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम होती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था, और अभी उसे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब घर पहुंचती है और मम्मी इंतज़ार कर रही थी। जैसे घर पहुंचती है
मम्मी के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गए। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। पिता उसके सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब उसे नींद लग गई पता नहीं चला। अगले दिन फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज उसे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया। यह काम उसे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाते, उनसे अक्सर मर्द सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में उसे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह उसकी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी-कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि लड़की का सांस रुकने लगता। यह पिज़्ज़ा हाउस की नौकरी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। यहाँ आने जाने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और उसे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना, डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उसे 1 महीने में टिक के काफ़ी पैसे मिल जाते थे और उस पैसे से बिजली का बिल पे हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल बैठ जाते। वह टेबल पर उसी के हिस्से में थी। रोजाना उसके ऑर्डर लेने के लिए जाती। वह पांचों ही 24-25 साल के नौजवान थे, जो गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? तो उसने कहा दिया हाँ। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर उसके आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही उसने कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख ली और मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज उनका ऑर्डर लेने जाती। होने वाली इस मुलाकात की वजह से थोड़े फ्रेंडली हुए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया और फिर माँ ने एक दिन उसे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर वो परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो उसने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो सोचा भी नहीं था। माँ कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। उसकी बहन भी 26 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब माँ को क्या बताती कि पिज़्ज़ा हाउस में मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए उसे कहाँ से मिलते। माँ की बात को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में उसे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि उसे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मधु थोड़ी टेंशन में हो जाती है। अगले दिन फिर नौकरी पर सारा वक्त परेशान रहती है और यह बात उसके साथ काम करने वाली लड़की कहने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो उसने बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये बात सुनकर वह कहने लगी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, शादी से विदा कर दो। तो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की जरूरत ही क्या है। घर आकर उसने माँ को यही मशवरा दिया, वह शादी से बहन की विदाई कर दे। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है। अगर
मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने कह डाली, ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मधु की बात सुनकर माँ नाराज हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन को एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इससे भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी भी दुखा दिया था। वह जिंदा होते तो वह किसी भी तरह से जमा ही कर लेते। मधु ने माँ का गले लगा लिया और उसने वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी और खुद भी नहीं जानती थी कितने सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और उसके मन के लिए भी अपने बाप की जगह बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी से गुजर रहे थे। पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन बात सुनकर जिस नजर से उन्होंने देखा वो खुद ही जमीन में गिर गई थी। वह लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे। उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मधु की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार पूछने लगा कि उसे अपनी परेशानी बताऊं या बताऊं। ना चाहते हुए भी उसने अपना मसला बता ही दिया, क्योंकि उसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे खुलकर अपना दर्द बयां कर सके। मधु की बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मधु हैरत से उनके चेहरे देखने लगी और यह सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के उसे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन 5 ने फौरन ही लाख रुपए की ऑफर कर दी। उनकी तरफ देख रहे थे। वह कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लड़के की बात सुनकर वो ठिठक गई और उन लड़कों को मधु से क्या काम हो सकता है यह बात समझने में लगी थी। उसने फौरन ही घबराकर एक शरीफ घराने से संबंध रखती है और उसे कोई गलत काम करना पसंद नहीं है। वह हंसकर कहने लगे, उसने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना हाँ या ना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वह अपनी इज्जत गिरवी रखकर 1 लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसी हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो माँ और बहन उसके इंतजार कर रहे थे। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह के एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां उसे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मधु को जान निकल गई। पैसे का कोई इंतजाम न हो सका था और माँ उससे उम्मीद बांधे बैठी थी। एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। वहीं दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह इसी समाज में रहने वाले थे। मधु अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी और उसने माँ से कहा, आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ये बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ उठी, मगर
वह लोग इस बात से बेखबर थे कि एक खुशी उन्हें उसकी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन ही उसने उन 5 लड़कों से हाँ भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएगी। उन 5 ने एक रात के लिए उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। उसने माँ को बता दिया था कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है और उसे एक रात कंपनी में गुजारनी होगी। कंपनी ने लोन मंजूर कर दिया है, इसलिए उनकी बात मानने में मजबूर हो गए और लोन पास होने के बाद सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई, उन्होंने उस रात रुकने की इजाज़त दे दी और पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 6ठा लड़का अंदर आया तो उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भीगा पड़ा था और वह अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही उसे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहां शायद कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन जख्मी तन बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उस पर रहम आ गया था, वरना शायद वो उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। माँ को फोन करके बता दिया था कि कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर उसे दे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर उसे बर्बाद किए ही उसकी मदद कर सकते थे। मधु के ठीक होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, रकम भी उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यह इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज उसकी दोनों बहनों की शादी हुई थी और उस लड़की की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोग गिनती ना के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियां को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर, चाहे वो छोटा कपड़ा पहन के ही पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर खड़ी क्यों न हो। कि शौक से कोई काम करना नहीं चाहता है और सम्मान सबका होना चाहिए, गरीब हो चाहे कोई भी हो, सब कोई मेहनत करके ही खाता है और पेट के लिए इंसान मेहनत करता है, नौकरी करता है, कोई शौक से नहीं करता है। अगर घर में सब कुछ बढ़िया है तो कोई इंसान कहीं कुछ करने नहीं जाता। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।